नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस प्यारी सी क्लास में। आइए आज फिर से हम शुरू करते हैं अपनी इतिहास की क्लास को। कक्षा 6 का इतिहास है और अध्याय दूसरा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस चैप्टर का नाम है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। आखेटक 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 शिकारी। शिकारी जो थे, आज से आरंभिक मानव जो शिकारी था वो खाद्य संग्रह से लेकर के भोजन उत्पादन तक। इस चैप्टर का नाम है जो इंसान था वो कैसे शुरू में शिकारी था और अपना भोजन को इकट्ठा करके रखता था, फिर उसे खाता था, फिर धीरे धीरे क्या किया कि उसने भोजन को उत्पादन करके खाने लगा। तो इसी पूरे प्रोसेस को समझेंगे हम लोग, आज की क्लास में पढ़ेंगे। प्यारी सी क्लास है, आइए आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोगों के पीछे जिस लड़के को आप तस्वीर देख रहे हैं, इस लड़की का नाम है तुषार। तुषार की कहानी ऐसी है कि हम और आप सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। इस बच्चे की कहानी है, ऐसा है कि तुषार अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहा था। दिल्ली से तुषार चेन्नई की तरफ जा रहा था, चेन्नई जा रहा था शादी में। और तुषार पहली दफा जब रेल में बैठा तो इस बेचारे को खिड़की वाली सीट मिल गई। खिड़की वाली जब सीट इसे मिल गई तो इसने जो देखा खिड़की से बाहर का नजारा, और इसे तुषार जो देखकर महसूस किया वो सब कुछ हम लोगों के साथ भी घटित हुआ है। हम लोग भी कभी न कभी महसूस किए होंगे जब पहली बार किसी ट्रेन में, बस में बैठे होंगे तो जरूर इस बात को हमने महसूस किया होगा, देखा होगा। हमारे साथ तो हुई है और आप लोगों के साथ भी शायद हुई होगी। तो उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न था। और तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान सब कुछ बहुत तेजी से पीछे छूटता चला जा रहा था। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू किया है। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, मतलब पहले ट्रेन आई, उसके बाद बस आई। तो जो तुषार है, तुषार ये बेचारा सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, यानी कि गाड़ियां नहीं थी, तो वे यात्रा नहीं करते थे क्या? वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं। अगर ऐसा कोई सोचता है तो ऐसी बात नहीं थी कि सारे जीवन आरंभिक मानव एक ही जगह पे बिता दिया करते थे, ऐसा कुछ था नहीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या था, आरंभिक मानव का जीवन किस तरीके का था और क्यों उसे आखेटक खाद्य संग्रहक कहा जाता था, जो आरंभिक मानव थे। और जो आरंभिक मानव थे आखिर वे इधर उधर क्यों घुमा करते थे, इसे भी समझते हैं। आरंभिक मानव जो थे, इन्हें खाने के जो भोजन था, भोजन को इकट्ठा करने के विधि के आधार पर आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। और ये 4 कारणों से घूमा फिरा करते थे। ये जो थे आरंभिक मानव तक 4 कारणों से घूमा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां, चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा करते थे और यही सब चीजें खाते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, मतलब जो इस समय के आखेटक खाद्य संग्राहक जो समुदाय के लोग थे, ये एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। ऐसा करने के पीछे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के पीछे कई कारण थे, उसे आगे बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से दिया हुआ है। पहला कारण था कि
अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। मान लेते हैं जो आज से हजारों साल पहले जो आरंभिक मानव था वो एक जगह पे कहीं पर है और वहां के आसपास के जितने भी फल हैं और जितने भी पौधे हैं और जानवर उन्हें खा गए, आसपास कुछ खाने वाली चीजें बची नहीं भोजन के लिए, तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पे तलाश करेंगे ही भोजन का। तो भोजन के की तलाश में बेचारे एक जगह से दूसरे जगह निकल लेते थे। दूसरा कारण था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ये भी तो हो सकता है कि जो जानवर हैं अपने शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले गए, हिरण हैं, हिरण को भी मारते उड़ते थे सब, तो हिरण भी एक जगह से दूसरी जगह अपने चारा के लिए चले गए। मवेशी जो थे वो भी अपने चारा के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो इनके पीछे पीछे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। तो पहला कारण था कि भोजन की तलाश में चले जाते थे एक जगह से दूसरे जगह। दूसरा कारण था कि जो जानवर थे वो अपने शिकार के लिए दूसरे जगहों पे जाते थे और उनके पीछे पीछे शिकार करने के लिए ये जो आरंभिक मानव था वो दूसरे जगह पे चला जाता। तो दूसरा कारण तो हो गया। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा कारण। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। तो तीसरा कारण यह था कि मौसम के अनुसार लोग जाते थे घूमने के लिए, क्योंकि जिस मौसम में उन्हें अच्छा फल फूल मिलता था, उपयुक्त भोजन के लिए मिलता था, वहां पर ही निकल लेते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो हमने देखा कि जो आरंभिक मानव था उसे चार कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था। पहला था कि भोजन समाप्त हो गया तो दूसरे जगह पर निकल लिए। दूसरा कारण था कि जो शिकार था, जानवर थे, वो अपने शिकार के तलाश में दूसरी जगह पे जाते थे और ये आरंभिक मानव वहां पे चले जाते थे इनके पीछे पीछे। तीसरा कारण था कि मौसम के अनुसार जो फल होते थे उनकी तलाश में ये आरंभिक मानव चले जाते थे। चौथा कारण था कि कुछ नदियां और झीलों का पानी गर्मी के मौसम में सूख जाता था, तो पानी की तलाश में ये एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। आगे देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आखिर जो आरंभिक मानव था वो उसके बारे में कैसे पता चला कि वो चार कारणों से जाता है और उनको क्या खाते थे और किस प्रकार का सामान का प्रयोग करते थे। सारी चीजों के बारे में कैसे हमें पता चलती है आरंभिक मानव के बारे में। हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जो इंसान थे उनके बारे में कैसे पता चलता है। तो पुरातत्वविदों
पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं इन लोगों को जब ये रिसर्च कर रहे थे, जब ये पूरा स्थल पर खुदाई कर रहे थे, पूरा स्थल पर जो पुराने स्थल हैं, तो इस जगहों पे जब पुरातत्वविद खुदाई कर रहे हैं तो उन्हें कुछ सामान मिले, कुछ औजार मिला जिसका प्रयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। उनमें से था कि कुछ पत्थर, लकड़ियां और हड्डियों का इस्तेमाल करके औजार बनाया गया था। इन औजारों का प्रयोग जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे ये शिकार करने के लिए प्रयोग करते थे। कंदमूल को खोदने कर खाने के लिए उसका प्रयोग करते थे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब बताइए, सही बात है, जो लकड़ियां हैं, कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ आज भी जो मानव है ईंधन के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करता है। तो जो लकड़ियां थी उसका ईंधन का तो प्रयोग होता था, लेकिन इसके साथ झोपड़ी बनाने के लिए, झोपड़ी बनाकर रहने के लिए भी लकड़ियां का प्रयोग होता था। साथ ही साथ औजार भी बनाया जाता था लकड़ी का। तो क्या क्या करते थे जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, इन लोगों के कुछ सामान पुरातत्वविदों को मिली और उनमें था पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का औजार मिला और इन औजारों का इस्तेमाल होता था फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आप लोगों के सामने दो तस्वीरें हैं, थोड़ी धुंधली हैं, ठीक है। ये है कि एक व्यक्ति एक छोटे से पौधे को खोद रहा है। यहां पे इस नुकीले हथियार से, पत्थर का यह हथियार है, इस पत्थर के सॉरी भाई, औजार से क्या कर रहा है, पौधे को खन करके खा रहा है। और यहां पे क्या है, ये नुकीला देख रहे होंगे, ये नुकीला पत्थर का ही ये औजार है और इससे क्या कर रहा है, यहां पे जानवरों की जो खाल होती है, खाल, चमड़ा, उसको सिल रहा है। आप लोगों के पास किताब होगी तो उसमें आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी से साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा धुंधली हो चुकी है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों के खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वही काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना, मानचित्र 2 को देखने के लिए कह रहा है। मानचित्र 2 को देखा जाएगा। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। पूरा स्थल ऐसे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। कह रहा है कि मानचित्र 2 को देखिए और यहाँ पर जो लाल त्रिकोण बनाया गया है वो स्थान क्या किस लोगों का पता है? वहां पे आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे और ऐसे सिर्फ उन्हें कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है, जबकि कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पर पाए गए थे।
आगे देखते हैं, यही चीजें हैं। इसमें से एक लाल त्रिकोण दिख रहा है भीमबेटका, ठीक। एक यहाँ पे कुरनूल की गुफाएं, यहाँ पे कौन लोग थे, तो यहां पे थे आखेटक, खाद्य संग्राहक रहा करते थे। ये तो सिर्फ दो इनको चिन्हित किया है, बाकी और भी बहुत सारे हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। इसमें थोड़ा धुंधली तस्वीरें दिख रही है, बाकी आप खुद से अपनी किताब में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे दिया हुआ भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, जो आज का मध्य प्रदेश है वहां पर भीमबेटका है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? बस मौसमी आपदाओं, घटनाओं से बचने के लिए जो आरंभिक मानव था, आरंभिक मानव जो था इसे चुना होगा। गुफाओं, बारिशों को चुनते थे। गुफाओं में कहां थे? कंदराएं और गुफाओं में इंसान क्यों रहता था? बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, हवाओं से बचने के लिए वो गुफाओं में रहते थे। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगहों ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। तो अगला हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आदि मानव थे या फिर जो आरंभिक मानव थे, वो क्या करते थे? अच्छे पत्थर को ढूंढा करते थे और इन्हीं के हिसाब से वो एक जगहों पे कह रहा है कि चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिले। अच्छी जगह को ढूंढ रहे हैं या फिर अच्छे पत्थर को ढूंढ रहे हैं, बात वही है। आगे देखते हैं शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? एक पत्थर पर कुछ चित्रकारी की हुई है, कलाबाजी की हुई है। एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। कह रहा है जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यह है जंगली जीव ही है और ये देख सकते हैं। और ये क्या है? गुफाओं की दीवारों पे चित्रण किया गया है, उसे बनाया गया है। आगे देखते हैं कि पुरास्थल क्या होता है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। इस जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। मतलब इस अध्याय में सिर्फ इतना समझिए कि पुरास्थल क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या होता है। उस स्थान को कहते हैं जहां पर आदि मानव के, आरंभिक मानव के औजार, बर्तन और इमारतें हैं, उनसे जुड़ी हुई सामानें हैं जो वे इस्तेमाल किया करते थे। आग की खोज, अब अगली हेडिंग है हम लोगों की कि आग की खोज करने वाले, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? आग की खोज करते हैं। चलिए आइए आग की खोज करते हैं। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, दृश्य 13 दिखा रहा है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। कह रहे जो आरंभिक मानव थे वो आग का इस्तेमाल करना जान गए थे और आग का इस्तेमाल इसलिए करते थे कि प्रकाश के लिए करते थे, मांस को भूनने के लिए करते थे और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए, जैसे जंगली जानवरों को भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? किस लिए भाई करते हैं? खाना बनाने में सबसे ज्यादा करते हैं हम लोग आग का इस्तेमाल, मुख्यतः यही है। आगे हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम
पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से, जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल है, ये कब से कब से है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। 20 लाख साल से लेकर, पहले से लेकर कितने? 12,000 तक। इसके बाद आता है साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। जो पूरा पाषाण युग है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरंभिक, दूसरा है मध्य, तीसरा है नव पाषाण कहते हैं या फिर उत्तर पाषाण कहते हैं। उत्तर पाषाण या नव पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। कह रहा है कि जो कौन सा युग है? मध्य पाषाण युग है। इसका समय लगभग, मध्य पाषाण युग का जो समय है वो 12,000 वर्ष पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक, 10,000 साल पहले तक। और इस समय के जो पत्थर के औजार थे वो नुकीले थे। आगे देखिए, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण युग का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। आज से 12 साल पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव हुआ और गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ गई। इसके परिणाम स्वरूप कह रहा है कि क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ गए, बड़े बड़े घासें हुई और ऐसे मैदान बढ़ गए। अब उन्हें खाने पीने वाले जो जानवर थे, जो चरने वाले थे, उनकी संख्या बढ़ गई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। कह रहा है कि आज से 12,000 साल पहले जो था, जलवायु में बदलाव हुआ, गर्मी बढ़ी और इसके साथ साथ घास के मैदान बनने लगे। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में घास के मैदान हुए और इसके साथ साथ इस घास को खा करके, चर करके जीने वाले जो जानवर थे उनकी संख्या बढ़ गई और इनकी जो संख्या बढ़ गई
इनके साथ साथ इनका शिकार करने वाले जो लोग थे, इनके पीछे पीछे आए और आसपास रहने लगे और धीरे धीरे इनके बारे में जानकारियां इकट्ठी किए, प्रजनन के बारे में, रहन सहन के बारे में, उनकी आदतों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, इन जानवरों के, और उन्हें समझे और फिर धीरे धीरे उनको पालने का काम भी शुरू कर दिया। कह रहा है कि इसी समय में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। मछली जो है, इसको भी लोगों ने खाना शुरू इसी समय में किया था। सोचिए, आज से मछली भोजन नहीं है, बहुत पहले से मछली भोजन है लोगों की। आगे खेती और पशुपालन की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई? इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। अब बात आ गई है कि जो खाद्य, जो आकेटक थे, अब बात आ गई वहीं की जो पहले आखेटक थे, खाद्य सामग्री को इकट्ठा करते थे। संग्रह करते थे। अब ये लोग क्या करते थे, करने लगे, भोजन का उत्पादन करने लगे खुद से। अब एक कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर रहे, उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। पहले एक क्या शिकारी थे, शिकार करके खाना इकट्ठा करते थे। फिर उसके बाद एक कृषक बने। कृषक बनने के बाद धीरे धीरे जानवरों को अपने ओर आकर्षित किए चारा डाल डाल करके। फिर वो धीरे धीरे उन्हें पालने लगे और फिर बाद में पशुपालक भी बन गए। बसने की प्रक्रिया, जो इंसान है उसे बसने की उसकी क्या प्रक्रिया थी, इसे देखते हैं हम लोग। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। लोगों द्वारा अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण स्वरूप आगे बात करेंगे। जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जो इंसान धीरे धीरे बदल रहा था। पहले आरंभिक मानव जंगलों में रहता था, मांस खाता, शिकार करके भोजन करता था, इकट्ठा करता था। वो अब गेहूं मतलब अन्न उत्पादन करने लगा। फिर वो कृषक बना। तो इस प्रक्रिया में उसने जो जंगली चीजें थी उन्हें उनसे अलग चीजों को उन्हें सेलेक्ट किया। जैसे कि जंगली पौधों को निकाले और जानवर, जो जंगली जानवर थे उनसे भिन्न जो थे उन्हें पालना शुरू किया और लगाना शुरू किया। आगे है के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो।
यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनके मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो दांत है, एक जंगली सुअर का है, जंगली सुअर का है, ये पालतू सुअर का है।